ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में फ्लो चार्ट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और आपको बताया गया था कि प्रोग्रामिंग करने से पहले, पाइथन में प्रोग्राम लिखने से पहले अगर मैनुअली हम लोग दो वर्क कर ले, जो भी कंसेप्ट आइडियाज किसी काम को करने के लिए हमारे माइंड में आता है, अगर मैनुअली उसको कॉपी पे हम दो चीजों से अगर पूरा कर ले, ठीक है, पहला एल्गोरिथम बना ले कॉपी पे, दूसरा उसकी फ्लो चार्टिंग कर लें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लें, ये दोनों काम कॉपी पे हम कर लेंगे। और जब भी किसी काम को हम कॉपी पे, ये दोनों काम जब कॉपी पे हम कर लेंगे, उसके बाद जब हम किसी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे इन आइडियाज के साथ, यानी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के साथ, जब हम पाइथन में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखेंगे, तो वो प्रोग्राम, ठीक है, में एरर आने की संभावनाएं काफी कम होंगी और प्रोग्राम एक ही बार में तैयार भी हो जाएगा और एक ही बार में रन भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक नेचर बिहाइंड द एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को अगर देखा जाए, तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को कि प्रोग्राम कैसे हम लिखें किसी भी लैंग्वेज को यूज करके, तो वो टेक्निक्स हमें ये सिखाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपोज आवर लॉजिक, ठीक है, बाय यूजिंग एल्गोरिथम फर्स्टली, देन आफ्टर फ्लो चार्ट। ठीक है, व्हेन वी प्रिपेयर दीज बोथ थिंग्स, ठीक है, ये दोनों चीज अगर हम तैयार कर लेते हैं, तब हम किसी भी लैंग्वेज को लेके जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें एरर की संभावनाएं काफी कम आएंगी। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम फेयरली जो है वो रन भी करेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द पाइथन। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जो है वो आते हैं, थोड़ा सा इंट्रो हम लोग तकरीबन कर भी चुके थे, थोड़ा सा हम लोग इंट्रो पार्ट में आते हैं कि पाइथन को हम लोग 4th जनरेशन लैंग्वेज के कैटेगरी में रखेंगे। टोटल लैंग्वेज का जो जनरेशन है, ठीक है, वो 5 है। 3 तक शुरुआत में जब आपको बताए थे तो 3rd जनरेशन तक बताए थे, 4th और 5th जनरेशन हमने उसमें वहां पे नहीं किया था, बोले थे कि बाद में कर लेंगे। तो 3rd जनरेशन हाई लेवल का कंसेप्ट रहा था, जो कि आपको बताया जा चुका था, जिसमें 2 तरह के ट्रांसलेटर दिए गए हैं, एक इंटरप्रेटर, ठीक है, और दूसरा कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार में फॉलो कर लेता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, एंड दैट्स व्हाई कंपाइलर इज बेटर देन इंटरप्रेटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, यानी रन करने में जो समय लग रहा है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें तो कंपाइलर इंटरप्रेटर पे बेहतर है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपाइलर ने इंटरप्रेटर को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, समय के साथ साथ 3rd जनरेशन के बाद 4th जनरेशन आया और 5th जनरेशन आया, इंटरप्रेटर भी रहा और कंपाइलर का दोनों का कंसेप्ट रहा। ठीक है, तो जो 4th जनरेशन था, 4th जनरेशन इज ऑल्सो द 3rd जनरेशन। 4th जनरेशन कम्स विद द 3rd जनरेशन। मतलब 4th जनरेशन लैंग्वेज में, जिसे हम शॉर्ट में 4GL लिखते हैं, ठीक है, इसमें 3rd जनरेशन का जो कंसेप्ट था हाई लेवल का, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का, वो तो इसमें रहेगा ही। ठीक है, लेकिन कुछ नए भी फीचर ऐड किए गए जो 3rd जनरेशन में इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में उस समय नहीं सोचे गए थे, उस समय उस प्रोग्रामिंग के द्वारा नहीं सोचे गए थे। वो नए कंसेप्ट ऐड किए गए 4th जनरेशन में। ठीक है, और वो नया कंसेप्ट है कि डेटाबेस, डीबीएमएस का कंसेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट। ठीक है, साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट जो फुली इंप्लीमेंटेड हुआ। ठीक है, 3rd इज इंटरनेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट या नेटवर्क प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट। इसके पहले तक 3rd जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी जा रही थी, उनमें इन बातों को नहीं सोचा जा रहा था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई एडवांस फीचर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब 4th जनरेशन आया तो उसमें डेटाबेस कंसेप्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, कि भाई कोई भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम डेटाबेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में हम इंटरनेट के रिगार्डिंग भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो डायरेक्ट इंटरनेट पे रनेबल होगा। ठीक है, रन करेगा। ये सारी फीचर्स 3rd जनरेशन के साथ जब ऐड कर दिया गया
तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिला वो लैंग्वेज 4th जनरेशन लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, तो पाइथन उन्हीं में से एक है, जावा भी उसी में से आता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन C++ जैसे लैंग्वेज को हम 3rd जनरेशन का लैंग्वेज तो बोलते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली हम लोग 4th कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते हैं कि C++ जैसे लैंग्वेज में डेटाबेस कनेक्टिविटी के फीचर नहीं है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के फीचर नहीं है। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो कंसेप्ट है, पर डेटाबेस और इंटरनेट प्रोग्रामिंग ऐसे कंसेप्ट उसमें नहीं दिए गए हैं। दैट्स वाई उसे भी हम तो 3rd ही जनरेशन में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी लैंग्वेज को 4th जनरेशन की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज काफी चीजों से कैपेबल होता है, वो हाई लेवल भी होता है, वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर में से कोई एक भी होता है, साथ साथ उसमें डेटाबेस का भी कंसेप्ट होता है, साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कंसेप्ट होता है, और साथ साथ उसमें नेटवर्क इंटरनेट प्रोग्रामिंग से भी रिलेटेड कंसेप्ट होता है। पाइथन में ये सारे चीज है, इसीलिए मैंने पहला लाइन लिखा है कि पाइथन इज अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, और फैक्ट ये है कि पाइथन अभी रिसेंटली हम लोग 5th जनरेशन में है। 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा गया। ठीक है, यानी 4th जनरेशन में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया, तो रिजल्टेंट जो आपका एरा चला, लैंग्वेज का जो जनरेशन बना, ठीक है, उसको 5th जनरेशन हम लोग करने लगे, कहने लगे। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम लोग रोबोटिक्स की भी बात करते हैं, हम लोग IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात करते हैं, हम लोग डेटा साइंस की भी बात करते हैं, हम लोग क्लाउड कंप्यूटेशन की भी बात करते हैं, ढेरों सारे चीज बात करते हैं इसमें। ओके, तो पाइथन भले 4th जनरेशन का लैंग्वेज है, लेकिन इसमें ये काफी हद तक, बहुत हद तक 5th जनरेशन के लिए भी इक्विप्ड है। ठीक है, और यही इसके पावर का एक राज है, जिसकी वजह से पाइथन अभी दुनिया का नंबर 1 प्रोग्रामिंग पॉपुलर लैंग्वेज बना हुआ है। ठीक है, तो पहला लाइन लिखा हुआ है कि पाइथन इज अ 4th जनरेशन लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन इज फंक्शनल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये सब कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि पाइथन का यूज क्या है, कहां कहां हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे हमको कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर तैयार करना है, कोई कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई बैंक का सिस्टम तैयार कर, बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम तैयार करना है। अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है जो एक खास ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या बैंक में रन करेगा, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग कहते हैं, और वो भी हम पाइथन से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, पाइथन कहता है कि मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे भी यूज होता हूँ। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, ठीक है, कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अपना सपोर्ट देना। ठीक है, तो मैंने शुरू में भी बताया था कि पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए भी जाना जाता है। तो ये कहता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि माया एक ग्राफिक्स एनिमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जो काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जितने भी एनिमेटर्स हैं वो सब इस माया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम माया यूज करते हैं, तो जो माया में जो कुछ भी काम करना है, जो कुछ भी एक्टिविटी रखना है, ठीक है, उन एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए जिस लैंग्वेज की कोडिंग हम माया में करते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ पे कौन बनता है? पाइथन ही बनता है। यानी यूज कर रहे हैं माया, काम कर रहे हैं माया में, लेकिन कोड इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? पाइथन का। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, वाइडली आज के डेट में, ठीक है, पाइथन को डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? डेटा साइंस। ठीक है, अब ये डेटा साइंस क्या है, ठीक है, और क्यों पाइथन डेटा साइंस के लिए पॉपुलर है? क्योंकि डेटा साइंस से रिलेटेड पाइथन कई फीचर्स, इनबिल्ट फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई ये पॉपुलर है। ठीक है, क्या इनबिल्ट है? पहले तो हम डाटा साइंस समझें कि डेटा में भी साइंस हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, डेटा में विज्ञान कैसे होगी। ओके, मान लीजिए कि, सपोज कीजिए
कि यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सीमेज कॉलेज, ठीक है। आप सब में से एग्जाम दिए, आप फाइनल ईयर में चले गए, एग्जाम दिए, ठीक है। आप में से कोई एक बंदा बीसीए में, बीएससी आईटी में टॉप कर गया, ठीक है। कॉलेज ने कहा कि भैया ये बंदा है जिसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, एंड दिस बंदा, ठीक है, ये जो बंदा है ये कॉलेज टॉपर है, ठीक है। यानी बीसीए का कॉलेज टॉपर सीमेज को मिल गया, क्योंकि जितने इनरोल्ड बच्चे हैं उनका मार्क्स आ गया, सारे का मार्क्स निकाला और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया वो टॉपर हमारा मिल गया। तो सीमेज का टॉपर तो सीमेज को आसानी से मिल गया, सीमेज के डेटा से मिल गया, वो डेटा सब सीमेज के पास है, ठीक है। लेकिन ये बीसीए का डाटा सीमेज के अलावा, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ पीपीयू यूनिवर्सिटी और यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एकेयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये पीपीयू के पास भी टॉपर लिस्ट है और एकेयू के पास, क्योंकि बीसीए सिर्फ पीपीयू चला है ऐसा तो नहीं है, एकेयू भी चलाता है, ठीक है। तो अब मुझे ये जानना है कि क्या सीमेज में जो बच्चा टॉप किया है वो पीपीयू यूनिवर्सिटी में भी टॉपर है, ठीक है। तो हम कहेंगे, यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना टॉपर बताइए, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सारे कॉलेज के बीसीए के डेटा लेगी और उनमें जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको बता देगी कि ये यूनिवर्सिटी टॉपर है बीसीए का और वो बंदा इस कॉलेज का है, ठीक है। मान लीजिए कि वो सीमेज कॉलेज का ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बंदा सीमेज कॉलेज में टॉपर है वो पीपीयू में भी टॉपर हो गया, क्लियर। उसी तरीके से कोई बंदा जो सीमेज में टॉपर है वो एकेयू में भी टॉपर हो गया, ठीक है, ओके। कोई बंदा कोई XYZ कॉलेज का टॉपर है, वो किसी XYZ यूनिवर्सिटी में टॉपर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको हर जगह का टॉपर मिल जाएगा। अब हम जानना ये चाह रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग बीसीए टॉपर्स हैं, तो उनका डाटा तो यूनिवर्सिटी के पास होगा, एक यूनिवर्सिटी तो दूसरे यूनिवर्सिटी को डाटा शेयर करेगी नहीं। लेकिन हमको पूरे बिहार में जितने यूनिवर्सिटीज हैं सब यूनिवर्सिटी से बीसीए का एक टॉपर निकालना है, ठीक है, या वो बंदे का निकालना है जो टॉपर्स हैं। तो हमको क्या करना होगा, आई हैव टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम पीपीयू कि भाई आप अपना टॉपर बताइए, आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एकेयू, आप अपना टॉपर बताइए, आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, आप अपना बीसीए का टॉपर बताइए, ठीक है। आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी कि आप अपना बीसीए का टॉपर बताइए। इस तरह से सारे डेटा को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उनमें जो टॉपर होगा वो बता देंगे ये बिहार के बीसीए का टॉपर है, ठीक है, ओके। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रहा है, डेटा अलग अलग जगह है, हमको सबका टॉपर जानना है तो सबका डाटा कलेक्ट करना होगा, कलेक्ट करके सबके टॉपर में से एक हाईएस्ट वाला को निकालना होगा, वो आपका बिहार का टॉपर हो गया। अब अगर यही इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी से डेटा लेना होगा, उनमें से जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा वो कह देंगे कि इंडिया लेवल पे बीसीए का टॉपर है, यही वर्ल्ड पे लेके चले, ठीक है। तो पाइथन कहता है कि इस तरह का काम जहां डेटा लाखों करोड़ों की मात्रा में, लाखों करोड़ों के वॉल्यूम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पड़े हुए हैं, ठीक है, और जब हम उनको कलेक्ट करते हैं तो वो भी डेटा हजारों और लाखों में होते हैं और उनमें हमको किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है, तो वो काम आप पाइथन से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप पाइथन को सिर्फ बता दीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी का डाटा यहां से मिलेगा, इसका डाटा यहां से मिलेगा, इसका डाटा यहां से मिलेगा, तुम सारे डेटा को कलेक्ट करो और हमको एक टॉपर बता दो जो इंडिया का टॉपर है, आराम से बता देगा, क्योंकि उससे रिलेटेड इसमें इनबिल्ट फीचर्स काफी सारे मिलते हैं, ठीक है। दिस इज द रूल अबाउट द डेटा साइंस, ठीक है, और पाइथन आज के डेट में इसी के लिए पॉपुलर भी हो रहा है, ठीक है। हर कंपनी, ठीक है, डेटा साइंस का आज के डेट में एडवांटेज उठाना चाह रही है, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया में मारुति कार बनाती है, ठीक है, तो मारुति भी तो दुनिया में मारुति के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज कार बनाती है, ठीक है। तो मारुति सिर्फ यही रहे कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बना रहे हैं वही परफेक्ट है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मारुति बहुत अच्छी कार बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज अच्छी अच्छी कार बनाती हैं,
ठीक है। तो मारुति हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि कम बजट में सबसे अच्छी कारें कौन कौन और कंपनी बना रही है, उन कंपनी का जो कार है उसमें क्या है, ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, ठीक है, उस आधार पे हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए ताकि हम इंडिया के मार्केट में नंबर 1 बने रहे। ठीक है, ये जो डेटा कलेक्शन करना उन पे, ठीक है, रिसर्च करना और रिसर्च करके अपने काम के अनुसार, ठीक है, डेटा को जानना, यही होता है डेटा साइंस, यही होता है डेटा साइंस। ओके। फोर्थ इज मशीन लर्निंग, ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग के कैटेगरीज में भी रखते हैं। मशीन लर्निंग का मतलब है कि मशीन को किसी काम के लिए तैयार करना। क्या तैयार करना सर? ठीक है, अब आपका मोबाइल भी एक मशीन है। ठीक है, हम जब किसी एक आदमी से दूसरे, हम जब किसी दूसरे आदमी से मिलते हैं पहली बार, ठीक है, तो मिलते हैं तो हम उसके फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, बातचीत करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। अगली बार जब मिलता है तो वो जो फेस रिकॉग्नाइज पहली बार हुआ है उसी के आधार पे हम दूसरी बार भी उसकी पहचान बनाते हैं, तीसरी बार भी पहचान बनाते हैं, चौथी बार भी पहचान बनाते हैं। क्लियर? ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ओके, यानी हम लोग चेहरा को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे में है कि हम एक पहचान बना के हमारा मेमोरी उसको रख लेता है। अगली बार में जब वो मिलता है, ठीक है, तो उसी पहचान से हम उसको पहचानते हैं कि भैया ये एक बार मिल चुका है, ठीक है, ये अपना नाम ये बताया था, आज दोबारा मिलने आ रहा है। क्लियर? हालांकि इस पहचान में भी, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आज मिल के गए हैं 10 साल बाद मिले तो हो सकता है हम ना भी पहचान पाए, क्योंकि आपका डाटा लॉस भी हो सकता है मेमोरी से। ठीक है, एक बार कोई चीज देख लिए और हमारा मेमोरी परमानेंटली उसको बना के रखे, ऐसा भी नहीं है। एक सर्टेन टाइम्स के बाद जो है, ठीक है, वो डाटा लॉस भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन पहचान बनाने का तरीका भी तो यही है ना, फेस डिटेक्शन। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम अपने मशीन को कहते हैं, ठीक है, कि भाई तुम चेहरा पहचानने की कैपेबिलिटी बनाओ। ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल में कंसेप्ट आया, अभी मोबाइल आप खरीदते हैं उसमें आता है फेस रिकॉग्निशन, आता है। वो कुछ नहीं है, वो मशीन लर्निंग है। मतलब मोबाइल को ये सिखाया गया है, ठीक है, कि फेस रिकॉग्निशन करिए। अब जब आप फेस रिकॉग्निशन करते हैं और आप जब अपने फेस को इनरोल करते हैं, ठीक है, और अगली बार आप मोबाइल को लॉक करके जब फेस दिखाते हैं तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। किसी दूसरे का फेस दिखाते हैं तो अनलॉक नहीं होता है। क्यों? इसका मतलब है कि वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके स्टोर करके रख रहा है, और अगली बार जब आपका फेस देख रहा है तो आपके फेस को जो स्टोर करके रखा है उससे मैच करा रहा है। ठीक है, मैच का एक सर्टेन रेशियो आ रहा है कि ये रेशियो आ रहा है, उस रेशियो के आधार पर कह रहा है कि ये फेस मैच हो गया, या कह रहा है कि ये फेस नहीं मैच हुआ। आपने मान लीजिए फेस रिकॉग्नाइज किया आंख खुले हुए में, ठीक है, आप मोबाइल अनलॉक कर दीजिए, ठीक है, लॉक कर दीजिए और चले जाइए, आंख बंद करके उसके सामने कीजिए, ठीक है, वो नहीं खुलेगा। ठीक है, आपने आंख बंद करके रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, और आप उसके सामने चले जाइए, आंख खोल के नहीं करेगा वो। ठीक है, एज इट इज स्टेटस में मिलना चाहिए। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, और यही फेस रिकॉग्निशन हम किसको सिखाएं? हम लैपटॉप को सिखाएं, यानी मशीन को सिखाएं, मोबाइल को सिखाएं, यानी मशीन को सिखाएं। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज मशीन लर्निंग। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन एक है, थंब रिकॉग्निशन भी इसी में आएगा। फिंगर सेंसर होता है ना, ठीक है, तो वो भी एक तरह से उस मशीन को सिखाया जाता है कि भाई जो तुम सेंस, जो पहली बार तुम रखे हो जिसका सेंस करके, बार बार उसी का फिंगर आएगा, ठीक है, तो तुम खोलोगे, ओपन करोगे, दूसरे का फिंगर अगर अटैच होगा तो तुम ओपन ना करोगे। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, यानी मशीन को जो ह्यूमन काम पूरा करता है, ठीक है, वो अब करा रहा है किससे? मशीन से, कि मशीन तुम मेरा चेहरा पहचानो और मेरे चेहरा से ही लैपटॉप को ओपन करो, मेरे चेहरा से ही मोबाइल को ओपन करो,
कोई दूसरा का चेहरा है तो मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग कंसेप्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब है कि पाइथन के बारे में तो बहुत चीज बातें की है, पाइथन कहाँ के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, सारा काम तो हम कर ही रहे हैं, स्टैंड एलोन, स्क्रिप्टिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, यानी रोबोट ओबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में इसका हम इस्तेमाल ले आएंगे। कहाँ यूज नहीं होगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन, जो मोबाइल में आप ऐप बनाते हैं, जो आपके प्ले स्टोर पे मौजूद होता है, ठीक है, उस तरह के ऐप बनाने में पाइथन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पाइथन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसमें उसके रिगार्डिंग कोई फीचर ही नहीं दिया गया होगा। जो इन्वेंटर होगा उसने सोचा ही नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, वो इसको छोड़ के बाकी सब चीज के लिए सोचा, इसको नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा, उसका कोई अपना तर्क होगा। ठीक है, कि हम पाइथन के कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, या ऑलरेडी मेरे पैरेलल में बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, तो हमको क्या जरूरत है उस पे काम करने के लिए, जैसे जावा, कोटलिन, फ्लटर, ये सब ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पॉपुलर लैंग्वेज मार्केट में है ही, तो हमें फिर इस पे फोकस करने की क्या जरूरत है, हम इन चीजों पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग इन चीजों, इस पाइथन ने इन चीजों पे फोकस किया और आज इन्हीं चीजों के लिए वो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जावा की जहां हम बात करें तो जावा इज नॉट मच पॉपुलर फॉर द डेटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस के लिए नहीं है, लेकिन पाइथन 100% पॉपुलर फॉर द डेटा साइंस। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि जो पाइथन हम यूज करेंगे, पाइथन तो एक सॉफ्टवेयर होगा, हम अपने लैपटॉप में लाएंगे, मोबाइल में लाएंगे, तब ना हम सर उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे या इसको यूज करेंगे। तो क्या है, खरीदना पड़ेगा, तो कहता है नहीं, ओपन सोर्स है, फ्री है। ठीक है, और इसका सर कोई वर्जन भी चलता है, तो कहता है कि हाँ वर्जन चलता है, 3.1, 3.2 लेटेस्ट जो भी हो गया, हो सकता है कि कोई नया वर्जन भी आ गया होगा, लेकिन जो भी लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो 3 पॉइंट करके चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पाइथन यूज भी करना होगा तो 3 पॉइंट समथिंग वाला वर्जन ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्जन टू वर्जन बहुत ज्यादा तो वेरिएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन है सिंटेक्स को लेके, इसलिए हम लोग जो लेटेस्ट वर्जन है उन्हीं लेटेस्ट वर्जन को लेके आगे बढ़ेंगे जो 3 एंड अबव है। पॉइंट क्लियर? 3 एंड अबव में किसी भी वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का वर्जन 3.1 है, किसी का 3.2 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एक दो फीचर की कम 19-20 हो सकती है, लेकिन जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो दोनों में सेम होंगे। ठीक, अब पाइथन में काम कैसे करेंगे? ठीक है, पाइथन सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल कर लिया हम कंप्यूटर में। अब जब हम खोलेंगे पाइथन को तो क्या होगा, हम पाइथन को ओपन किया, आप वर्ड को खोलते हैं तो एक वर्ड का स्क्रीन आ जाता है ना, एक्सेल को खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर पे एक्सेल का स्क्रीन आ जाता है ना, उसी तरीके से पाइथन को भी खोलेंगे तो पाइथन का भी एक स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन को पाइथन कहता है कि ये मेरा आईडी है या आईडीएलई है। ठीक है, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आईडीएलई का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इसे आईडीएलई भी कह सकते हैं, आप इसे आईडीई भी कह सकते हैं, वैसे पाइथन लिख के देता है आईडीएलई। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है इन्वायरमेंट? तो सर जैसे वर्ड में खुलता है तो जो वर्ड का स्क्रीन रहता है उसी में टाइप करते हैं, उसी में चेंज करते हैं, उसी में सेव करते हैं, ओपन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी वही करेंगे। यहीं पे प्रोग्राम नया बनाएंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है, आउटपुट देखेंगे, सारा काम कहाँ होगा? इसी IDLE के अंतर्गत होगा। ठीक है, क्या पाइथन सिर्फ अपना ही आईडीएलई रखता है? क्या दूसरे के आईडीएलई के साथ पाइथन सपोर्ट नहीं कर सकता है? तो कहता है कि नहीं, दूसरे के आईडीएलई के साथ भी पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कुछ दूसरे कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं आईडीएलई है, आईडी है जिसका नाम है पाइचार्म, VS कोड, जुपिटर, और भी बहुत सारे हैं। तो कहता है कि अगर आप इनको भी इंस्टॉल करते हैं तो भी आप पाइथन का सारा काम इनके अंदर भी आप कर सकते हैं, आप पाइचार्म में भी कर सकते हैं,
आप बीएस कोड में भी कर सकते हैं, आप जुपिटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस देंगे, आप किसी में भी कर सकते हैं, मैं आपको इजाजत दूंगा कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए, ठीक है। अगर आप ये इंस्टॉल करके रखे हैं, आपको यही पसंद आता है तो इसी में कीजिए। लेकिन हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे, चूंकि पाइथन खुद का अपना आईडीएलई जब भेज ही रहा है, तो हमको दूसरे कंपनी के आईडीएलई यूज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट जो है वो ओरिजिनली पाइथन के आईडीएलई से ही करेंगे। क्लियर, ओके। अब है कि पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन को क्या कहा जाता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। द वर्ड प्लेटफॉर्म बेसिकली रेफर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जब हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली, ठीक है, हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? अगर पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो पाइथन कहता है, ठीक है, कि मेरा बनाया गया किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया प्रोग्राम दुनिया के किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा। मतलब कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, मैं विंडो 10 पे पाइथन यूज किया और मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया, ठीक है, तो पाइथन कह रहा है कि ये प्रोग्राम यहां तो रन करेगा ही, इंटरनेट से मेरे इस प्रोग्राम को कोई दूसरा एक्सेस करेगा या नेटवर्क से दूसरा एक्सेस करेगा और उसके पास लिनक्स चल रहा है, उसके पास मैक चल रहा है, तो ये प्रोग्राम यहां भी रन करेगा, ये प्रोग्राम लिनक्स में भी रन कर जाएगा, ये प्रोग्राम मैक में भी रन कर जाएगा। हमको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए एक ही प्रोग्राम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि कोई भी लैंग्वेज जब तक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता नहीं है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होता नहीं है, तब तक उसका काम भी नहीं होता है। क्योंकि हार्डवेयर को मैनेज करने वाला तो सिर्फ एक ही चीज है ना, एक ही सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ना रहे तो हमारे कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, कुछ भी हो, वो काम में नहीं आएगा, ठीक है। और कहता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बिना इन हार्डवेयर के यूज के आपका उस प्रोग्राम का कोई मोटो भी नहीं होता है। मान लीजिए आप प्रोग्राम बनाए, आपको 2 नंबर इनपुट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक कीबोर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, आप कैसे वैल्यू टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर एक लैंग्वेज को ओएस के साथ जुड़ना ही होगा ताकि वो उसको हार्डवेयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो जुड़ गया तो फिर तो डिपेंडेंट होने लगा, ठीक है। तो कैसे होता होगा? पाइथन क्या जुड़ ही नहीं रहा है? तो कहता है नहीं, प्राइमरी तौर पे, ठीक है, ये नहीं जुड़ता है, लेकिन सेकेंडरी तौर पे ये जुड़ता भी है। कैसे? पाइथन कहता है ना कि जब आप मेरे को इंस्टॉल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या मैं अपने आप को सारे प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप भी किया हूं, ठीक है, तो पाइथन कहता है कि जब भी पाइथन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ एक स्पेशल पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं इसको? पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम शॉर्ट में बोलते हैं इसको, कहते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये कहता है कि दुनिया में जितने सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे ऑल सपोर्ट माय पीवीएम, ठीक है, वो सभी मेरे पीवीएम को सपोर्ट करते हैं या करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाहे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो भी पीवीएम है उसके साथ, चाहे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो भी पीवीएम है उसके साथ, चाहे मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो भी उसके साथ पीवीएम है, ठीक है। और ये पीवीएम दे कौन रहा है? पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या कह रहा है कि आप जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम उस लिखे हुए प्रोग्राम को डायरेक्ट ओएस को समझने वाला में बताने
ऐसा नहीं होता है। हम उसको एक दूसरे कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइट कोड। क्या कहते हैं? बाइट कोड। ठीक। अब मान लीजिए कि हम विंडो में पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम, हमारे लैपटॉप में विंडोज है, हमने इंस्टॉल किया पाइथन, मेरे लैपटॉप में भी पीवीएम मौजूद है, ठीक है, हम यहाँ पाइथन में बैठ के प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम जब लिख के हम रन कराएंगे तो पहले वो पाइथन जो है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइट कोड में। जब भी हम रन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे वो कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइट कोड में। यानी आपने लिखा है इनपुट, प्रिंट, जो कुछ भी लिखा है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड, ठीक है। और ये बाइट कोड पाइथन का अपना बनाया हुआ कोड है, इसको हमको भी नहीं पता है कि वो किस तरह से कन्वर्ट करता है, बस हम ये समझ रहे हैं कि वो एक बाइट कोड बना दिया, ठीक है। और ये बाइट कोड, मान लीजिए कि हम प्रोग्राम बनाए विंडो में और रन भी करा रहे हैं विंडो में, तो ये ले के चला जाएगा विंडो वाले पीवीएम के पास, ठीक है। और चूंकि ये भी पीवीएम पाइथन का ही है, तो कहा कि मैं तो अपने बाइट कोड को समझता हूं, मैं समझा, और ये कहा कि चूंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको विंडो के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही बाइट कोड जो मैंने विंडो में बनाया है, मान लीजिए किसी दूसरे यूजर को दे रहा है, दूसरा यूजर इसको रन कराना चाहता है, तो यही बाइट कोड उसके सिस्टम में जाएगा, और उसका सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके पहले वहां पे क्या मौजूद होगा? पीवीएम। तो यही बाइट कोड वहां के पीवीएम में जाएगा, और देखा वहां वाला पीवीएम देखा कि भैया यहाँ तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम इस बाइट कोड को यहाँ के मुताबिक मैक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यानी एक ही बाइट कोड वो विंडो में जा रहा है तो विंडो में रन कर रहा है, मैक में जा रहा है तो मैक में रन कर रहा है, एंड्रॉयड में जा रहा है तो एंड्रॉयड में रन कर रहा है, ठीक है, और लिनक्स में जा रहा है तो लिनक्स में रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग के साथ पहले से मौजूद कौन है? पीवीएम। और इसी पीवीएम की वजह से इस पाइथन लैंग्वेज को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। ओके ओके, अब यहीं पे समझाया है कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ओएस है, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर बताएं कि यूजर आइडियली को यूज किया, वो लाइब्रेरीज देता है, ठीक है, आप वहां पे प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम कन्वर्ट होके इस मैक वाले पीवीएम के पास जाता है, वही प्रोग्राम कन्वर्ट होके, ठीक है, आपका विंडो वाले पीवीएम के पास जाता है, ठीक है। यानी प्रोग्राम एक है, लेकिन इस पीवीएम के पास गया तो विंडो में कन्वर्ट हो गया, और इस पीवीएम के पास गया तो मैक के अनुसार कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ विंडो वाला भी रन करा रहा है, यहाँ मैक वाला भी रन करा रहा है। यही मेरा बनाया गया प्रोग्राम विंडो में भी रन कर रहा है, मेरा बनाया गया पाइथन का प्रोग्राम मैक पे भी रन कर रहा है, मेरा पाइथन में बनाया गया प्रोग्राम लिनक्स में भी रन कर रहा है। तो हर प्रोग्रामर तो यही चाहता है कि वन टाइम डेवलपमेंट करे और दुनिया का हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका प्रोग्राम, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो रन करे, ठीक है। ये टेंडेंसी, ये नेचर आपको पाइथन में मिलेगा। हालांकि इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जो इस टेंडेंसी को फॉलो करते हैं। जावा भी इसी टेंडेंसी पे काम करता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेंडेंसी पे काम करता है, ठीक है, कोटलिन भी इसी पे काम करता है, ठीक है, .NET प्लेटफॉर्म भी इसी पे काम करता है, ठीक है। तो ये एक आपका ओवरऑल रहा। इसके बाद तो हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के थे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक क्वेरी सेशन कर लेता हूं इस पे, एंड मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार हैंड रेज करेंगे जिनको इन अभी तक के पॉइंट्स में कुछ भी क्वेरी करना है। सिकंदर चौहान, हाँ बोलिए सिकंदर। सर गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर you explain well sir. Sir, there are some doubts in my mind, so sir, my first doubts doubt is regarding what? Is from sir this session sir. What is your doubt? Sir, my first, yes sir, I will tell you sir. Sir, my first doubt is sir, is functional and procedural is both are same, and explain object oriented programming language. Functional and procedural language both are same concept, but there is a one difference, ठीक है।
The meaning of function or the meaning of procedure is to divide a program into multiple sub programs. ठीक है, divide a part into multiple sub part and each part referred by Yes, the sir. function or procedure. Okay, and each sub part performs some specific operation. Okay, the nature of function Yes, is sir. to perform the operation and return the result, whereas the nature of procedure to only perform the operation, not return any result. So that is the basic difference That means, sir, between functional. ठीक है, जैसे let there are two person, ठीक है, that can calculate the mathematical arithmetical operation. दो बंदे हैं जो कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, एक कहता yes, है sir. कि अगर आप मुझे को 2 नंबर देंगे और जो ऑपरेशन बोलेंगे मैं कर दूंगा. ठीक है, तो मैंने पहले बंदा को बोला कि 2 और 3 को जोड़ो, तो उसने जोड़ दिया और बता दिया कि 2 और 3 का जोड़ 5 होता है. ठीक है, और 5 मेरे को कागज पे लिख के मेरे को लौटा दिया कि आपने 2 3 दिया था, इसका रिजल्ट क्या आया, 5. ठीक है, तो फ्यूचर में मैं उस रिजल्ट पे अगर कोई दूसरा काम करना चाहूं तो कर सकता हूं. यानी 5 में मैं +10 कर दूं तो वो रिजल्ट 15 हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे लौटा दिया. आंसर को क्या कर दिया, लौटा दिया, लिख के लौटा दिया, ऐसे समझिए. ओके, सेकंड बंदा है, वो भी वही काम करता है, लेकिन उसको कहें कि 2 और 3 को जोड़ो, तो कहा कि 2 और 3 का जोड़ 5 होता है. वो सिर्फ बता रहा है, चिल्ला रहा है, सुना रहा है, वो कागज पे लिख के हमको नहीं दे रहा है. तो हम ध्यान से सुने तो समझ तो गए कि 2 और 3 दिए हैं, 5 हो गया. लेकिन फ्यूचर में अगर उस रिजल्ट पे हम कोई फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि वो रिजल्ट हमको We लौटा. cannot do. Yes, sir. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. दैट इज अ Yes, बेसिक sir. डिफरेंस. सो Yes, sir. क्लियर हो गया? True, sir. Sir, ठीक है, UPL. Yes, sir. UPL. UPL, sir. उपल, not उपल. Object-oriented programming language. We can't say that Okay, sir. upl, we can say that OOPS, object oriented Oops. programming system based language. Or ठीक है, language. language is language. If Sir, a explain a language, little bit, sir. if any language follows the concept of OOPS, that language is called a OOPS based language. ठीक है, OOPS is a concept. ठीक है, if simply we are talking about the OOPS, only OOPS, OOPS is not a language. OOPS is a concept. What is OOPS? Is a concept. Concept. But UPL is a language. Okay. Function and procedure is the concept. Function and procedure is a concept. ठीक है, if any language Yes, sir. follow the concept of function and procedure, that language called functional or procedural language. Functional or yes, sir. In the similar way, when any language follow the concept of OOPS, that language is called OOPS based language or OOPS language. Clear? Yes, sir. Okay. Sir, sorry, sir. Object-oriented programming language is not all that clear. Please explain a little bit. लिटिल बिट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको पूछ लिए. ठीक है, हमारे पास जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास काम 2 तरीके से होता है. एक होता है डेटा और दूसरा होता है उस डेटा पे ऑपरेशन. एक होता है डेटा और दूसरा होता है उस डेटा पे Operation on that. ऑपरेशन. पॉइंट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब डेटा तो आपका है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, आपका फादर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका कोर्स है, ये सब आपका डेटा है. लेकिन ऑपरेशन क्या हो रहा है, तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो ऑपरेशन है, आप एडमिशन ले रहे हैं वो ऑपरेशन है जो उस डेटा पे आधारित है. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके ओके. जब हम फंक्शनल और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज को जब हम यूज करते आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि पाइथन तो OOPS है, ठीक है, Yes, sir. तो फंक्शनल और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहता है कि काम चाहे एक चीज से जुड़ा हो या 10 चीज से जुड़ा हुआ हो. अगर काम एक चीज से जुड़ा होगा तो डेटा भी उस एक चीज से रिलेटेड होगा. अगर काम 10 अलग अलग चीजों से जुड़ा होगा तो डेटा भी उन अलग अलग 10 चीजों से होगा. Yes, पॉइंट sir. क्लियर? Absolutely. ओके. तो कहता है
फंक्शनल और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं कि डाटा चाहे एक चीज से रिलेटेड हो या 10 चीज से रिलेटेड हो, डाटा को एक जगह रखिए, मतलब हर एक चीज का डाटा एक जगह है, दूसरे चीज का डाटा दूसरे जगह है, तीसरे चीज का डाटा तीसरे जगह है, और उन डाटा पे, हाँ उन सेपरेटली, सारे डेटा सेपरेटली है, और उन डेटा पे जो भी कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन आपको प्रोवाइड करना है उसके लिए आप फंक्शन या प्रोसीजर बना दीजिए, वो अलग होंगे जो उस डाटा को यूज करेंगे। यस सर। अलग होंगे और उस डाटा को यूज करेंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि एक जगह डाटा कॉलेज का है, ठीक है, तो कॉलेज का डाटा कॉलेज से रिलेटेड फंक्शन यूज करेगा, ठीक है, यानी एडमिशन यूज करेगा, इंक्वायरी यूज करेगा। उसी प्रोग्राम में एक डेटा इंप्लॉय का है, ठीक है, किसका है, इंप्लॉय का है, ठीक है, तो इंप्लॉय का डेटा को तो इंप्लॉय ना यूज करेगा, यानी इंप्लॉय ज्वाइनिंग, इंप्लॉय सैलरी, क्लियर? यस सर। ओके, यानी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक है, डेटा को अलग अलग समझ के हम अलग अलग फंक्शन बना के उन अलग अलग तरह के डेटा को हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे इस काम को करने में एक सिक्योरिटी का अभाव हो जा रहा है। ऐसा कोई भी डेटा ये नहीं कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक डेटा है और वो कह रहा है कि मैं डेटा कॉलेज से रिलेटेड हूं तो सिर्फ कॉलेज वाला ही फंक्शन मेरे को यूज करेगा, अगर इंप्लॉय वाला भी फंक्शन मेरे को एक्सेस करना चाहे, यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कॉलेज इंप्लॉय के डेटा को यूज करने लगे, इंप्लॉय कॉलेज के डेटा यानी स्टूडेंट के डेटा को यूज करने लगे, ठीक है, स्टूडेंट टीचर के डेटा को यूज करने लगे, टीचर स्टूडेंट के डेटा को यूज करने लगे, तो सिक्योरिटी ब्रीचेज हो गया ना? यस सर। नहीं? यस सर, इट कैन हैपन। तो हमको तो सिक्योरिटी चाहिए ना यहाँ पे? यस नहीं चाहिए? चाहिए सर, हमको सिक्योरिटी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यस सर, एक सिक्योरिटी के लिए हम एक काम करेंगे, कहेंगे हर एक फंक्शन को कहेंगे कि तुम अपना अपना डाटा अपने अपने अंदर रख लो, ठीक है। तो पता चलेगा कि ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डाटा का इस्तेमाल इंक्वायरी में भी होगा और उसी डाटा का इस्तेमाल एडमिशन फंक्शन में भी होगा, उसी डाटा का इस्तेमाल लाइब्रेरी के मेंबरशिप में भी होगा। तो अगर हम हर एक फंक्शन को कहें कि तुम अपने अपने डेटा को अपने अपने पास रख लो, तो एक ही का कई कॉपी हमको बनाना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, दोनों के बीच में कोई को रिलेशन नहीं होगा, तो किसने एडमिशन लिया और हमको उसका मेंबरशिप बनाना है लाइब्रेरी में, ये को रिलेट हम नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? Here, as you said, this is it can be complexity. I don't sir understand. हाँ, complexity वाले पार्ट को नहीं समझा। ठीक है। अच्छा, आप मकान आप जो मकान बनते हैं उसको देखे होंगे। मकान में एक सेक्शन होता है, हम मकान में फर्स्ट फ्लोर में जाएं या सेकंड फ्लोर में जाएं, एक सेक्शन होता है उसको बोलते हैं कॉरिडोर, बोलते हैं ना। और नॉर्मली उस कॉरिडोर से होके हम रूम में इंटर करते हैं। किसमें इंटर करते हैं? यस सर, रूम में। रूम में। तो हर रूम को हम थोड़े देर के लिए मान लें कि फंक्शन है। क्या है? फंक्शन, ठीक है। फंक्शन प्रोसीजर कुछ भी मान लें, ठीक है। और हर रूम में मान लीजिए कि क्लास चलेगी, टीचर बैठेंगे, ऐसा मान लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रोसीजर? तब तक आप इसको नहीं समझिएगा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मोड को आप ओके सर, मैं जो समझा रहा हूँ तब तक आपके दिमाग में ये पॉइंट नहीं बैठेगा, आप उस पॉइंट को समझ ही नहीं पाइएगा कि आखिर वो क्यों लाया गया। ओके सर। ओके, तो मैंने कहा कि अगर टीचर को हर एक क्लास, 3 क्लासरूम है, एक कॉरिडोर में जा रहे हैं, एक फ्लोर पे, उसमें 3 क्लासरूम है और तीनों क्लासरूम में टीचर को जाना है, क्लास लेना है, ठीक है। और तीनों क्लासरूम के डेटा के तौर पे, ठीक है, टीचर जिस चेयर पे बैठेगा वो चेयर मान लीजिए डेटा है। वो क्लास के बाहर, क्लासरूम 1 के बाहर एक चेयर लगा हुआ है, क्लासरूम 2 के बाहर एक चेयर लगा हुआ है,
और क्लास 3 के बाहर एक चेयर लगा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि जो चेयर 1 है वो क्लासरूम 1 का है, चेयर 2 है क्लासरूम 2 का है, चेयर 3 है क्लासरूम 3 का है। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हम ये थोड़ी रुकाव कर रहे हैं, ये थोड़ी हम रिस्ट्रिक्शन बना रहे हैं कि क्लासरूम 2 सिर्फ चेयर नंबर 2 ही को यूज कर पाएगा, चेयर नंबर 1 को यूज नहीं कर पाएगा। यस नहीं सर। समझे? जब कॉरिडोर में चेयर बाहर यस सर, निकला हुआ है बिल्कुल क्लासरूम के बाहर, तो कोई भी जिसका चेयर ना भी है वो भी चाहे तो दूसरे का चेयर एक्सेस कर सकता है। कर सकता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। यस सर। तो आपने कहा कि एक काम कीजिए, आप चेयर को अंदर कर लीजिए, क्लासरूम के अंदर रखिए। तो चलिए हम तीनों का चेयर क्लासरूम के अंदर में डाल दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि काम तो हो गया, लेकिन एक क्लास के टीचर का दूसरे क्लास के टीचर के साथ कोई कोरिलेशन नहीं रहा। नो सर। वो तो लोकल हो गया, वो हमेशा उसी क्लासरूम में रहेगा, और दूसरा वाला टीचर हमेशा क्लास नंबर 2 में रहेगा, और तीसरा वाला टीचर हमेशा क्लास नंबर 3 में रहेगा। 3। इसको बोलते हैं हम लोग लोकल स्किल। क्या बोलते हैं? लोकल। हमारे सारे लोकल काम स्किल। इस तरह से भी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कहा कि कुछ को लोकल कर लीजिए और कुछ को ग्लोबल कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ चेयर को मैंने अंदर कर दिया और कुछ चेयर और यूज में आ सकते हैं, तो कुछ चेयर को मैंने बाहर कॉरिडोर में रख दिया। तो जो कॉरिडोर का चेयर है वो भी तो किसी के लिए हो सकता है सर। आपने रूम नंबर 1 के बाहर ग्लोबली। रखा कि अगर रूम नंबर 1 में कोई दूसरा टीचर आ जा रहे हैं असिस्ट करने, तो उनके लिए भी एक चेयर आप ले आइएगा, बाहर में रखा हुआ है। पता चला कि क्लासरूम यस। नंबर 2 का आ गया और वो लेके चला गया, ठीक है। तो सिक्योरिटी का अभाव होने लगा, ओके। हम जब ये सोचा गया कि जो डाटा जिसके लिए निर्धारित किया जाए उसी का रहे, चाहे वो लोकल रहे, चाहे वो क्लासरूम के अंदर रहे, चाहे वो क्लासरूम के बाहर रहे, ठीक है। अगर वो उसका है तो सिक्योरिटी भी उसी के पास होना चाहिए, और वो ये डिसाइड करे कि ये चेयर दूसरा यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तभी वो यूज में आए, अदरवाइज यूज में ना आए। तो हुआ कि सर ये कैसे हो यस सकता सर, है? आई गॉट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक चेयर को बाहर भी रखिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि वो चेयर मेरे इजाजत से ही कोई दूसरा वाला क्लासरूम वाला ले जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि चेयर भले बाहर है, ठीक है, ओके, लेकिन वो जुड़ा हुआ आपके साथ है, ओके। तो डेटा, किसी एक चीज से रिलेटेड डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक यूनिट में कंबाइन करने के लिए जो कंसेप्ट निकाला गया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के एक यूनिट में होगा, टीचर का डेटा टीचर के एक यूनिट में होगा, इस यूनिट का उस यूनिट से कोई मतलब नहीं होगा। जब तक स्टूडेंट नहीं चाहेगा टीचर उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, और जब तक टीचर नहीं चाहेगा उसके डेटा को स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकता है। और हमें नहीं कर यही सकता तो है। चाहिए, हमें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, यही तो चाहिए, ठीक है। आज कोई बैंक है, वो दूसरे बैंक के एटीएम को रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो आप दूसरे बैंक के एटीएम को उस बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो चूंकि अलाउ किए हुए है कि मेरा एटीएम भी दूसरे बैंक यूज कर सकते हैं, और दूसरे का एटीएम भी मेरे लिए यूज किया जा सकता है। ये अलाउ उन्होंने किया है, इसलिए ऐसा चल रहा है। अभी कोई बैंक आ जाए और आज ये फैसला कर ले कि हमको अपनी एटीएम सेवा अपने कस्टमर कंज्यूमर को छोड़ के बाकी सबके लिए बंद करना है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो कमांड देगा और बंद हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? क्यों? यस सर। आज के जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोसीड्यूरल और फंक्शनल ओरिएंटेशन, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी का अभाव है, उन अप्रोच को ना फॉलो करते हुए किस अप्रोच पे काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल्स और सर मिलेगा। ये
we will discuss Okay, sir. we will discuss thoroughly in the chapter of class and object in Python में एक चैप्टर मिलेगा Sir, you क्लास will एंड discuss. ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, वहां पे मिलेगा Yes, हमें, sir. तो वहां हम लोग बनाएंगे भी, Yes, sir. ठीक है, तो वहां और क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. Sir, नेक्स्ट I have one. Sir, वन अनदर क्वेश्चन। हाँ सिकंदर। sir. Yes, sir. Sir, as you mentioned, a scripting language, sir. हाँ Sir, explain a little bit, sir. Or sir, several-sided scripting language and client-sided scripting language. the Both are server sided related with scripting language. let me explain, ठीक है। The term client side scripting and server side scripting is basically related with the internet programming, ठीक है, basically related with the internet programming or network programming, okay। But whenever we say that the particular language is a scripting language, that means it can be used for the internet as well as a network scripting, no matter that will be used for client side or that will be used for server side, ठीक है। Apart from that, we can use this language, this scripting language, for other softwares like a Maya. Maya is not an internet software. Maya is a animation based, graphical based software, ठीक है। For Yes, sir. performing different things in Maya, we write the code of Python language. हम राइट किसका करते हैं? पाइथन लैंग्वेज का करते हैं, यूज करते हैं माया। और कोडिंग किसका लिखते हैं? पाइथन का। क्यों? पाइथन का। क्योंकि माया सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज को एज ए स्क्रिप्टिंग के तौर पे सपोर्ट कर रहा है? पाइथन का। पाइथन का, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरे अंदर किसी भी एक्टिविटीज को आप पाइथन के कोड के द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका भी सोचना बिल्कुल सही है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। तो पाइथन इंटरनेट के लिए भी सपोर्टेड है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के लिए, ठीक है। क्लाइंट साइड में नॉर्मली आज के डेट में पाइथन का उतना इस्तेमाल ना होके जावा स्क्रिप्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है क्लाइंट साइड में। आप जावा स्क्रिप्ट का नाम सुने होंगे। यस सर। ठीक है, पाइथन को नॉर्मली हम लोग सर्वर साइड के साथ जोड़ सकते हैं। किस साइड के साथ? सर्वर साइड के साथ, ठीक है। मतलब हाँ, अगर क्लाइंट साइड से भी जुड़ रहा है या सर्वर साइड के साथ भी जुड़ रहा है तो किसी लैंग्वेज के साथ जुड़ रहा है। पाइथन में भी अटैच्ड विद द जावा स्क्रिप्ट, पाइथन में भी अटैच्ड विद द, ठीक है, वेब सर्वर लाइक आप जैम्प वैम्प ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। नो सर, जैम्प, हाँ तो वो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। Sir, I have more questions, but sir, time is over. I will discuss sir in the next class. Okay. चलिए, तो आई थिंक टाइम जो है वो खत्म भी हो गया है, तो आज का यहीं पे रखते हैं। और हम लोग पाइथन का एक इंट्रो स्टार्ट कर लिए हैं और इसके बाद अब प्रोग्रामिंग के पार्ट में होगा, तो एक थ्योरी और होगा, उसमें थोड़ा डिस्कस करके हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि क्वेरी सेशन जिनका भी होगा, आज का जिनका भी क्वेरी सेशन हो गया, अगले क्लास में आते सबसे पहले हम लोग क्वेरी सेशन 10 मिनट का कर लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।